नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, हम लोग एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और बागवानी पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर ये आपका पार्ट 2 है। पिछला वाला आप लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने रबी, खरीफ, जायद की फसलें, मोटे अनाज, तिलहन आदि के बारे में आपको पढ़ाया था, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दलहन पढ़ेंगे, बागान फसलें पढ़ेंगे जैसे कि चाय है, कॉफी है, रबर है, प्रमुख बोर्ड है उनको पढ़ेंगे, और अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ जरूरी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, विविध तथ्य हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जितनी भी चीजें यहाँ पर आपको हम दे रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट लेक्चर में हो या फिर इस लेक्चर में हो या आगे जो पढ़ाएंगे, बिल्कुल गिनी हुई, एकदम से चूज करके, चुनिंदा सिर्फ, मतलब इस समय कुछ भी ऐसा फालतू आपको नहीं पढ़ा रहे हैं कि जो है आपको उसमें छाटना पड़े। जितना डोज आपको हम दे रहे हैं उतना आराम से ले लीजिए और पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें आपके एग्जाम में काम आने वाली हैं, ठीक। चाहे वो प्रश्न आपका फैक्चुअल पूछा जाए या फिर कथन कारण का हो, मिलान करने वाले का हो, सूची का हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है उसको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप लोग हल करते रहिए अच्छे से, ये कई बार बताया गया है, लास्ट मोमेंट चल रहा है। जितना ज्यादा आप टेस्ट हल करेंगे, एमसीक्यू हल करेंगे, उतना ही आपको अच्छे से जो है रिवीजन होगी, आपकी गलतियां पता चलेंगी, और उस टेस्ट सीरीज में कहां पर गलती हुई है, कौन से आपके प्रश्न गलत हुए हैं, उनका एनालिसिस, विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही प्रश्नों को छोड़ देंगे तो हो सकता है उस टाइप का प्रश्न परीक्षा में आए तो वही गलती आपकी वहां भी रिपीट हो सकती है, ठीक है। तो अगर वहां गलती हो गई तो फिर वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर आपका कोई प्रश्न टेस्ट सीरीज में गलत हो रहा है तो उसका परीक्षण जरूर कीजिएगा, ठीक है। परीक्षण इसलिए कीजिएगा कि आखिर हमने हमारी पढ़ाई में कहां पर कमी रह गई है जो ये प्रश्न हमसे गलत हो रहा है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के लिए जो है यहाँ पर ऑफर चल रहा है इस समय एग्जाम तक, ये सारे प्राइस डाउन हो गए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बैच भी, क्रैश कोर्स भी, ठीक है। ये करंट अफेयर, ठीक, आप लोग डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन पर जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, और ये नंबर आपकी इंक्वायरी है, किसी भी समस्या के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत किया जाए फिर दलहन से। तिलहन हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में समाप्त किया था। अब हम पढ़ेंगे दलहनी फसलें। तो प्रमुख दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं? अरहर, जिसकी आप दाल खाते हैं डेली, इसको तुअर भी बोलते हैं। चना हो गया, मसूर हो गया, मटर, मूंग, उड़द, ठीक है। ये कैसी हैं? दलहनी फसलें हैं, ठीक है। दलहनी फसलें हैं, यानी कि इनका जो बीज होता है वो दो पार्ट में होता है, ठीक है, दो पार्ट में होता है। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित, यहां पर संचित लिखा हुआ है, ठीक है, करने की क्षमता होती है, जिससे रासायनिक खाद पर इनकी निर्भरता घटती है। यानी कि इन फसलों में आप देखते होंगे कि जैसे चने का पौधा है, जब उसके पौधे को आप उखाड़ें तो उसकी जड़ों में, ठीक है, जड़ों में, जैसे ये जो है चने का पौधा है, इस तरह इसकी जड़ होती है, तो आप जड़ों में देखेंगे छोटे छोटे दाने जैसे लगे होते हैं, ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे दाने, है ना, आप देखेंगे जड़ों में। वो क्या है? वो नाइट्रोजन, यानी कि वहां पर अपनी जड़ों में वो नाइट्रोजन को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। कहां से लेकर के? हवा से। हवा में जो नाइट्रोजन, चूंकि हवा में नाइट्रोजन तो होता ही, आप जानते ही नाइट्रोजन गैस इतनी ज्यादा होती है। अब बताइए कितना परसेंट होता है हवा में नाइट्रोजन गैस का? कितना परसेंट होता है आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। ऑक्सीजन तो होता ही है काफी कम मात्रा में, लेकिन नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। जो हम सांस ले रहे हैं, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन, जरा बता दीजिएगा फटाफट कमेंट करके। तो हवा से नाइट्रोजन ये लेकर के और अपनी जड़ों में इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि नाइट्रोजन तो फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका आप देखते होंगे गेहूं हो गया, जो ज्वार, मक्का, ये सब फसलों में जो यूरिया डाला जाता है, ठीक है, इसको यूरिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है?
बेसिकली नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन इन फसलों के जरूरी होता है। तो ये फसलें यानी दलहनी फसलें हवा से नाइट्रोजन को कैप्चर करके अपनी जड़ों में संचित कर लेती हैं, जिससे कि इनकी जो है नाइट्रोजन पर निर्भरता यानी कि रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है। तभी आपने देखा होगा कि जो दलहनी फसलें हैं उनमें बहुत ज्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है, जबकि रबी और खरीफ की फसलों में उर्वरक का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में किया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। दलहन अरहर की कुछ प्रमुख किस्में हैं, जैसे कि पंत A1 है, जागृति, प्रभात, मालवी, चमत्कार, पूसा 855, पारस, बसंत, बहार, आजाद, ठीक किसकी है? अरहर की। चना की है पूमा 256, JG 16, आलोक, राधे, उदया। काबुली चना की चमत्कार, शुभ्रा, उज्जवल। मटर की है पूसा प्रभात, अर्कल, विकास। मसूर की है पूसा वैभव, नरेंद्र, मसूर वन, ठीक है। ये प्रमुख किस्में हैं तो बहुत सारी, लेकिन सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो अगर अरहर की बात करें, तुअर की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पर? कर्नाटक में अरहर उगाई जाती है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चने की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र दूसरा है, राजस्थान आपका तीसरा हो जाएगा। कुल दालों की ओवरऑल यानी कि सारी दालों को मिलाकर के बात करें तो आपका मध्य प्रदेश पहला हो जाएगा, महाराष्ट्र दूसरा हो जाएगा और राजस्थान आपका तीसरा हो जाएगा। कुल खाद्यान्न की बात करें, ठीक है, कुल खाद्यान्न, ये तो दलहन हो गया, कुल खाद्यान्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, पंजाब आपका तीसरे पर है, ठीक है। यह शायद हम पिछले वाले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं बागानी फसलें, ठीक है। बागानी फसलें कौन कौन सी आपकी हो जाएंगी? जैसे कि चाय है, कॉफी है, रबर, नारियल, कोकोआ, सुपारी, तंबाकू, काजू आदि। कैसी? बागानी, इसके बागान होते हैं, ठीक है। जैसे चाय के बागान है, कॉफी के बागान है, ठीक, नारियल के बागान है ना, ये बागान होते हैं। कॉफी के प्रकार दो हैं, ठीक है, एक है आपकी अरेबिका और दूसरी है आपकी रोबस्टा, ठीक है। कॉफी की दो किस्में हैं, ये परीक्षा में पूछा गया है इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचना मतलब वहां पर सर आपको कॉफी बना के पिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दोनों का टेस्ट कराएंगे कि अरेबिका बनाएंगे फिर रोबस्टा बनाएंगे और आपसे पूछेंगे कि कैसा स्वाद है, ये नहीं करेंगे हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि यहां से प्रश्न बना है और पूछा गया है, ठीक है। जो अरेबिका है वो काफी महंगी होती है, मूल्यवान होती है और ऊंचाई पर जो है ये बोई जाती है। इसकी जो है उपजाऊ जो कहां पर होती है? ऊंचाई पर बोई जाएगी तो ये काफी उपजाऊ होती है। और ये रोबस्टा कम ऊंचाई पर बोई जाती है और ये कम मूल्यवान होती है, यानी कि अरेबिका जो है ज्यादा महंगी है। कॉफी के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, बेसिकली कोडागू जिला, ठीक है, 70% कॉफी यहीं पर उगाई जाती है। केरल, तमिलनाडु, ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। केकेटी, ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, याद रखना कॉफी उत्पादक राज्य। अब आते हैं चाय पर, ठीक है। तो हम लोग सुबह की शुरुआत वहीं पर होती है और जब आप सचिवालय में आएंगे तो आपको बहुत चाय पीने को मिलेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा चाय पीने को मिलेगी। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो सचिवालय में जो आपको मजा आएगा, ठीक है। खैर मैं तो चाय बहुत कम पीता हूं, बहुत कम, घर पे भी और ऑफिस में भी। और ऑफिस में तो कोशिश करता हूं कि ना के बराबर, मतलब कि मुश्किल से 1 या 2, कभी दिन में 1 या अधिकतम 2। अगर कोई आ गया और नहीं माना, कोई मिलने वाला आ गया, उसको चाय पिलानी है तो उसको फिर अच्छा नहीं लगता, मतलब कि वो अकेले चाय पी रहा है तो छोटी हम भी एक कटिंग वाली ले लेते हैं, ठीक है, या फिर उससे कहेंगे भैया कुल्हड़ दो और आधा देना, ठीक है। मान लो भाई आपके साथी कई जो है यहाँ पर मिलने आते सचिवालय में तो उनको चाय पिलाते हैं तो साथ में पीनी पड़ती है ना, ठीक है। तो इसलिए लेकिन कोशिश ये करें की जाए चाय जो है कम से कम पी जाए, ठीक, चाहे आप घर पे हो चाहे बाहर हो। और बाहर की चाय तो कम ही पीजिए, क्योंकि बाहर की जो चाय की क्वालिटी होती है, चाय की क्वालिटी है, दूध की क्वालिटी है, ठीक है। और कोशिश ये और कीजिएगा, ठीक है, चाय जो है हमेशा कुल्हड़ में पिए, ठीक है, मिट्टी का जो कुल्हड़ आता है उसमें चाय पीने का प्रयास करें। हालांकि थोड़ी सी महंगी हो जाती है कुल्हड़ वाली चाय, ठीक, लेकिन कोशिश करें
डिस्पोजल, जो प्लास्टिक के डिस्पोजल होते हैं वो बहुत नुकसान करते हैं। अगर आप दिन चाय के शौकीन हैं और दिन में अगर आप 5, 7, 8 चाय 10 पीते हैं, ठीक है, तो जब गर्म चाय उस डिस्पोजल में जाती है, उस कागज के गिलास में जाती है, तो उसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक होती है। तो गर्म चाय जाते ही क्या होता है, वो प्लास्टिक पिघलती है और पिघल के कहाँ जाती है, आपके पेट में जाती है, ठीक है। धीरे धीरे वो इकट्ठी होती रहती है, कभी किसी को नुकसान कर जाता है, कभी नहीं करता, खैर वो तो बात की बात है। लेकिन कोशिश हमारी ये हो कि हम जो मिट्टी का कुल्हड़ है उसमें चाय पिए, तो थोड़ा सा उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, ठीक है, और नुकसान मतलब जो है, जो डिस्पोजल है उन्हें उसमें केमिकल जाने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। चलिए, चाय बोर्ड का गठन 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 के तहत किया गया, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता, ठीक है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता यानी कि कोलकाता में इसका मुख्यालय है। चाय उत्पादक, चाय उत्पादक जो प्रमुख राज्य हैं वो असम है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम में सबसे ज्यादा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। कॉफी कहां पर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। चाय कहां पर, असम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। कुल भारत का 82%, 82% उत्पादन उत्तर भारत से होता है, ठीक है, चाय का। आते हैं रबर, ठीक है। भारतीय रबर बोर्ड का गठन रबर अधिनियम 1947 के तहत 18 अप्रैल 1947 को हुआ था, ठीक है। जो भारतीय रबर बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1947 में। रबर उत्पादन और विपणन संशोधन अधिनियम 1954, ये भी याद रखिएगा, रबर उत्पादन और विपणन संशोधन अधिनियम 1954 के द्वारा जो भारतीय रबर बोर्ड बनाया गया था 1947 में, इसका नाम परिवर्तित किया गया और क्या रखा गया, रबर बोर्ड कर दिया गया, ठीक है। यानी यहां से भारतीय शब्द को हटा दिया गया, अब ये रबर बोर्ड हो गया, कब से, 1954 से, ठीक है। रबर उत्पादक प्रमुख राज्य कौन से हैं, केरल में सबसे ज्यादा होती है, दूसरा त्रिपुरा है, तीसरा आपका कर्नाटक होगा, ठीक है। ये सब पूछा जाता है, कभी कभी रैंक पूछी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, रबर के बारे में। अन्य बागान फसलों के कुछ अग्रणी उत्पादक राज्य हैं, जैसे कि नारियल है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक सबसे ज्यादा, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल। कोकोआ, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। काजू में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। सुपारी में कर्नाटक, केरल, असम। तंबाकू में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे, यहां से प्रश्न बनेंगे, छोड़ना नहीं है, इसलिए मैंने लिखा, मैंने कहा कि जितनी पीपीटी में आपको चीजें लिखी एक भी छोड़ना नहीं है, वरना नुकसान आपका ही हो जाएगा, ठीक। कुछ प्रमुख बोर्ड हैं और उनके मुख्यालय कहां पर है, ये बातें जान लेना बहुत जरूरी है, मिलान करने को प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि मसाला बोर्ड कहां पर है, केरल में है, कोच्चि में। कॉफी बोर्ड कहां है, बेंगलुरु में है। चाय बोर्ड कोलकाता में है, अभी पीछे हमने पढ़ा। रबर बोर्ड कहां, केरल में है, कोट्टायम में। तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश, गुंटूर में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम, हरियाणा। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये कुछ प्रमुख बोर्ड है, इनको आप याद रखना है। कृषि से संबंधित प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं और उनके मुख्यालय है कहां कहां पर है, ये जानना है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, बहुत पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू, बहुत पूछा जाता है। केंद्रीय शुष्क भूमि यानी बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, राजस्थान। इसके बाद केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कटक। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ठीक है, याद रहेगा ना।
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ, बहुत पूछा जाता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ पूछा जाता है। राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर। ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़ना है, विपणन सत्र 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, एमएसपी, विभिन्न फसलों के, रबी की फसलों के और खरीफ की फसलों के एमएसपी देख लेते हैं, पूछा जाता है यहां से। गेहूं का 24-25 में कितना था, 2275 रुपए, अब हो गया आपका 2425 रुपए, 125 रुपए, 150 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये फसल है, ये 2024-25 है यहाँ पर, और ये आपका 2025-26 है। ठीक है, ये वृद्धि कितनी हुई है। चना का था 5440, अब हो गया है 5650, 210 रुपए की वृद्धि। मसूर का था 6425 रुपए, हो गया 6700 रुपए, 275 रुपए की वृद्धि। इसके बाद जौ का था 1850, हो गया 1980, 130 रुपए की वृद्धि। सरसों का था 5650, अब हो गया 5950, 300 रुपए की वृद्धि। कुसुम का था 5800, अब हो गया 5940, 140 रुपए की वृद्धि। खरीफ की फसलों की देख लेते हैं। सामान्य धान का 2183 रुपए था, 2300 हो गया है, 117 रुपए की बढ़ोतरी। ग्रेड ए का जो धान था उसका 2203 रुपए था, अब 2320 हो गया है, 117 रुपए की वृद्धि। ज्वार हाइब्रिड 3180 था, 3371 हो गया है, 191 रुपए की वृद्धि। बाजरा का 2500 था, अब 2625 हो गया है, 125 रुपए की वृद्धि। मक्का था 2090 रुपए, अब हो गया 2225 रुपए, 135 रुपए की वृद्धि। अरहर थी 7000 रुपए, अब होगी 7550, 550 रुपए की वृद्धि। ये क्या हो गया, हाँ आगे देखते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। झूम खेती को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि मणिपुर में पामलू, ओडिशा में कुमान। भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादकता किसकी है, गुजरात की है, और विश्व में रूस की है। उच्चतम धान उत्पादकता चीन, गेहूं में जर्मनी, और मक्का में अमेरिका है। ठीक है, यानी कि अमेरिका में मक्का सबसे ज्यादा उगाई जाती है, जर्मनी में गेहूं खूब होता है, और धान कहां पर होता है, चीन में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए ये होगा आपका, हो गया आज का सेशन समाप्त। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपने देखी, और आशा करते हैं आपको चीजें पसंद आई होंगी। आपने जो है पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी किया होगा, और जो 2 लेक्चर आपको दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, इनको अच्छे से, दोनों आपको पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। 2 से 3 बार रिवीजन, जितनी भी फसल की किस्में बताई हैं 2-3 बार बस पढ़ लेना, याद ना करना, पढ़ लेना। एग्जाम में देखिएगा, अगर प्रश्न आया आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।